अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के बारे में लोगों का ये ख्याल है कि ये बड़ी खुशकिस्मत गवर्नमेंट है, इसलिए कि इसके पास उस तरह से अपोजिशन बहुत सख्त या बहुत ज़्यादा तगड़ी अपोजिशन का इसे सामना करना नहीं पड़ रहा है, निस्बतन कमज़ोर अपोजिशन है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि इन्हें किसी अपोजिशन की ज़रूरत ही क्या है। यहाँ तो सूरत हाल ये बन चुकी है कि इनके अपने ही कहे अल्फाज, अपने ही किए दावे, अपने ही किए वादे इनके आगे आकर खड़े हो जाते हैं, जिनको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी ऑपोजिशन की ज़रूरत ही कहाँ बाकी रहती है। यही हाल कुछ स्टील मिल के मामले में भी हुआ है। स्टील मिल्स के मामले में जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये इदारा जो पहले कभी बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श हुआ करता था, आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर होता चला गया और फिर इसको प्राइवेटाइज़ करने की बात तकरीबन हर दौर में होती रही, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर हो, PMLN का दौर हो। लेकिन कभी तो अदालती मुदाखलत के बायस, कभी अपोजिशन के दबाव पर, कभी और मसलहतों की वजह से बहरहाल ये काम हो नहीं सका और इदारा मुसलसल खसारे में ही जाता गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त भी इस बात के लंबरदार थी कि इसको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको काम में लाकर दोबारा से मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे। और ये कई वादे हैं जो हम आपको आगे चल के प्रोग्राम में सुनवा भी देंगे। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि इस सिलसिले में एक कड़ा फैसला खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर बैठी है। यही बताया जा रहा है कि फैसला हो चुका है। 9000 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं, उन्हें फारिग कर दिया जाएगा गोल्डन शेक हैंड देकर, और अच्छी खासी एक अमाउंट भी बहरहाल उन्हें दी जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ इसको इदारे को प्राइवेटाइज भी कर दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे सवालात कि क्या वाहिद हल यही है, यही होना चाहिए? आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वादा वफा क्यों ना कर सकी, इस मामले पर क्यों अमल दरामद ना हो सका? ये हमारा पहला मौजू होगा। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की कि आखिर उन्हें गिरफ्तार करने में नैब को क्यों नाकामी का सामना करना पड़ा, हुआ क्या, अंदर की कहानी। आज बड़ी खबर आपको देंगे वाकफाने हाल की ज़बानी। और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कुछ बात करेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, अमेरिका में भी प्रोटेस्ट आखिर क्यों हो रहे हैं। तो आज भी हमारे एजेंडे पर काफ़ी कुछ, आपको रहना होगा हमारे साथ। मैं आपको कहती हूँ खुशामदीद। और इमरान साहब, चूँकि बात हम कर रहे हैं कि स्टील मिल्स के मामले पर पहले क्या कुछ होता रहा, क्या कुछ कहते रहे, और बड़े बड़े लोग दावे करते थे, कहते थे जी रिकॉर्ड कर लें, बाद में मुझे याद दिलाना। तो जनाब, हम तो यही कहेंगे, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमने बहरहाल याद करवा दिया और आप ही की फरमाइश पर आपको दोबारा से सब कुछ दिखा भी दिया। मैं हिलाली साहब की तरफ पहले जाऊँगी। हिलाली साहब, आपको सर क्या नज़र आ रहा है, आखिर क्या वजह हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके पास तो बज़ाहिर बड़े हल थे इस इदारे को चलाने के लिए, वो क्यों नहीं कामयाब हो सकी इस इदारे को चलाने के लिए? क्या उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी, या वाकई स्टील मिल का कोई हल ही नहीं है अब? मेरे ख्याल में हम लोग कुछ मिसअंडरस्टैंड कर गए हैं। इनका मकसद ये है कि ये स्टील मिल चले, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, 1 मिलियन से 3 मिलियन टन स्टील कैपेबिलिटी, कैपेसिटी को एक्सपैंड करें। ये बड़ी अच्छी बात है, ये पूरे कोशिश हो रहा है कि वो ये करें। और आपको मैं बता सकता हूं कि रशियन, यूक्रेनियन, साउथ कोरियन और चाइनीज और जापानीज और टर्किश, ये सब लोग इंटरेस्टेड हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं इधर। मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन आइडिया हो नहीं सकता है। हम कैसे चलाएंगे एक मिल को जिसकी मशीनरी एंशंट हो गई है? अभी हमें मशीनरी लेना पड़ेगा, उसके बाद इंस्टॉल करना पड़ेगा, और हमारी क्या एक्सपर्टीज है कि इस मॉडर्न मशीनरी को चलाने में। तो मेरे ख्याल में प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो फैसला है, इट्स अ वेरी गुड फैसला। उन्होंने कहा है कि 25 साल तक, बाय द वे, हम बेच नहीं रहे हैं, ये हमारा ही रहेगा, पाकिस्तान का रहेगा। एक जॉइंट वेंचर हम साइन करेंगे इन लोगों के साथ, 25 साल तक वो चला सकेंगे। प्रॉफिट क्या शेयर होगा, कैसा होगा, वो सब हम करेंगे। ना इनको ज़मीन मिलेगा उसका, और कुछ नहीं कर सकते हैं। माने कि जो 20,000 एकड़ जो ज़मीन है, उसमें से मिल 1800 में है, और फिर 4000 सुना है एकड़ और उनको मिले कुछ अदर फैसिलिटीज़ के लिए, मगर दैट्स ऑल। 16,000 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होगा और रहेगा। तो बहुत सारे काम होने हैं, मगर आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। चलें, ये तो अगर आपकी पॉइंट ऑफ व्यू में मान भी लूं हिलाली साहब कि ये बहुत अच्छा आइडिया होगा, तो यही आइडिया जब पीपल्स पार्टी लेके आई, PMLN लेके आई कि हम किसी तरह इसको, अगर हमारे से सिर्फ खसारा ही जा रहा है, इसमें खसारे में ही जा रही है, तो क्यों ना कुछ इसका हल निकाला जाए। तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर क्यों ये लगता था कि वो गलत कर रही है गवर्नमेंट? देखिए, पहले एक बात तो पक्का हो जाए कि ये जो मिल है,
ये मुशर्रफ के ज़माने में थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट कर रहा था, मगर 2008 में जब पीपीपी की गवर्नमेंट आई, ये एक हेवन बन गया, ये एक असाइलम बन गया पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए। इधर लोगों, लेफ्ट राइट एंड सेंटर लोगों को रिक्रूट करते रहे पॉलिटिकल रीजंस के लिए, बेकार लोग जिनको कुछ पता भी नहीं था स्टील मिल के बारे में। जैसे पीआईए में भी इतने लोग भर्ती कर लिए, जरूरत से ज्यादा स्टाफ सारा भर्ती कर लिया लोगों को। अच्छा समीना, इसके भर्ती करने के बाद फिर आ गया नवाज शरीफ का वक्त, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के पास खुद एक रोलिंग मिल था। और आप देखिए ये जो पाकिस्तान स्टील मिल है, ये एक इट वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड। ये दाद देना चाहिए रूसियों को और उससे पहले भुट्टो को कि वो उसने जाके ये मिल उनसे लिया। क्या था इसमें? ये रॉ आयरन और लेके 3 प्रोसेसेस के बाद एक स्टील बनता। दैट इज रिमार्केबल। ये री रोलिंग नहीं है। री रोलिंग तो आप पहले से वो बना हुआ चीज लेके रीपैकेज करके पाइप ये वो करके बना के बेच दें, जो नवाज शरीफ कर रहा था, जिसकी मशीनरी फिर वो जिंदाल का इंडिया से आ रहा था। देखिए, मैं आपसे ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि इट हैज बीन, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है स्टील मिल के साथ। हर किस्म की एक्सप्लॉयटेटिव लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है इसको, खास तौर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने। मगर ये जो फैसला हो रहा है, मैं समझता हूं तो फर्स्ट क्लास फैसला। ठीक, चलें, इस शर्त पे कि उन्होंने ठीक ट्रांसपेरेंटली इसको अच्छे से कर भी दें, फैसला अच्छा है, इसको अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट भी कर दें, ये जरूरी है। ठीक, आपका कॉम्प्रिहेंसिव एक इस पर आ गया स्टांस। अब मैं जरा इमरान साहब की तरफ आ जाऊं। इमरान साहब, आपने भी असद उमर साहब के भी सुन लिए, क्या कुछ उनके कहने थे पहले, अब भी, और हिलाली साहब का मौक़िफ़ भी आ गया। हिलाली साहब के मौक़िफ़ पे मैं आपकी जांच बाद में लूँगी कि क्या ये अच्छा फ़ैसला है या नहीं है। पहले मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इनकी तवज्जो थी, इन्होंने वाकई इसको रीवैम्प करने के लिए कि दोबारा से इसको फंक्शनल किया जाए, कोई प्रॉफिटेबल बनाया जाए, उसके लिए कोई काम सीरियसली किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, हमने इमरान खान साहब का शॉट दिखाया, उनकी तकरीर दिखाई, असद उमर साहब की दिखाई, लेकिन हमारे जो सदर मुमलिकत हैं आरिफ अलवी साहब, एक उनकी भी तकरीर है उसका भी कुछ हिस्सा चला, जिसमें उन्होंने कहा कि 4 महीनों में जब हमारी हुकूमत आएगी पीटीआई की, हम 4 महीनों में इसको दोबारा अपने पैरों पर। हाँ जी, अब देखें ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो दोनों के दरमियान में जो बात थी ना, वो सबसे अहम थी आपके सवाल के हवाले से। उसकी वजह यह है कि इन्होंने तो दावा किया था कि हम 4 महीनों में इसको दोबारा अपने पांव पे खड़ा कर देंगे, लेकिन क्या हुआ? कहाँ गए वो 4 महीने? यहाँ तो 2 साल होने को हैं, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। इसमें अगर आप देखें ना, 1997 में पहली दफा ये बात डिस्कस हुई थी, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने कहा था कि इसको प्राइवेट कर दिया जाए, लेकिन हमेशा इसको सियासत की नजर किया जाता रहा। ये देखिए, सबसे पहले आप समझ लें कि स्टील मिल है क्या। स्टील मिल सिर्फ एक मिल नहीं है जिसको आप बेच दें या खरीद लें या क्या। ये पाकिस्तान का एक ऐसा असासा है। जिस तरह से आपने पीटीसीएल को बेच दिया, जिस तरह से आपने के इलेक्ट्रिक को बेच दिया और आज रो रहे हैं, उसी तरह से अगर आपने गलत अंदाज में इसको बेच दिया तो कल को हम यहाँ बैठे फिर रो रहे होंगे कि ये क्या फैसला हो गया, किस तरह से हो गया। आप ये देखें कि यहाँ पे जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो इसका खसारा था 230 अरब रुपए। अब इसका खसारा और लाइबिलिटीज अगर जांचे तो 400 अरब रुपए बनते हैं। 25 करोड़ रुपए तकरीबन इसका महीने का खर्च है। तो आपने इतना खर्च, एक सफेद हाथी बांधा हुआ, और आपने 2 साल लगा दिए उसके मुतालिक फैसला। लोग ये कहते हैं कि अगर आपने बेचना ही था तो जब 2006 में ये थोड़ा सा प्रॉफिट में जा रही थी तब बेचना ज्यादा हुआ। मैं उसमें आता हूँ उसकी तरफ। असल में 2008 तक ना, जब 2008 में ये तकरीबन 8 से 9 अरब रुपए साल का मुनाफा कमाती थी यही मिल। लेकिन सियासी हुकूमतों ने इसके साथ वो किया जो उनका वतीरा रहा है हमेशा से, कि माले मुफ्त दिले बेरहम, और इसको कर करके यहाँ ले आए कि इतना इसका खसारा हो जाता। अब मेरा सवाल ये है कि पीटीआई की हुकूमत अगर इसको बेचना ही चाहती थी, अगर इसका जॉइंट वेंचर ही करना चाहती थी, तो पहली बात तो ये कि उसको हमेशा उन पे क्यों इतराज था, वहां जाके तकरीरें क्यों करते थे। जो मेरा भी सवाल था। हाँ, हमारे मोहतरम जनाब हार्दिल अजीज वजीर आज़म इमरान खान साहब, जब वहां पे उनकी तहरीक इंसाफ की हिमायती याफ्ता यूनियन जीती इलेक्शन, तो उन्होंने उस पर ट्वीट किया
और उनको मुबारकबाद दी और कहा कि हम दोबारा इसको तरक्की की मंजिलों की तरफ ले जाएंगे। वो तो कोई ढका छुपा मामला ही नहीं है ना, वो तो हमने सुनवा दिया। मैं यही कह रहा हूँ। अब वो कहाँ गई वो तरक्की की मंजिलें? उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पे अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने जो इसी महीने की 9 जून को 3 रुकनी बेंच ने ये केस जो है ना उसमें टेकअप कर लिया, उसका ऐलान हो गया, हेयरिंग है उसकी। अब उसकी हेयरिंग है, उसकी समाअत पे बहुत सारी चीजें वाजे हो जाएंगी, बहुत सी गिरें खुलेंगी। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने ये एक दफा पहले भी सो मोटो एक्शन लिया था 2006 में। हाँ जी, और उस वक्त आप देखें उसके बाद 2011 में DGFI जो उस वक्त होते थे तारिक खोसा साहब, बड़ी अच्छी शोहरत के मालिक हैं, IG पुलिस भी रहे हैं, ठीक है, उनको ये कहा कि जी आप इसकी वो सारी करें। ये सारी चीजें अब जब सामने आएंगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ मैं कहता हूँ एक बात तो आप दोनों की जो मैं समझ सकी हूँ वो ये कि तमाम जमातों ने इस पर सियासत की। जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो भी फैसला कर रही है वो गलत कर रही है और आप उसको बस बिना समझे बिना जांचे उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कोई भी सियासी जमात। हमने यही देखा, PTI ने, PMLN ने, PP ने, हर एक ने यही किया। लेकिन अब सवाल जो हिलाली साहब ने बात की, आपको लगता है कि चलें आपने पहले जो भी वादा किया हो लेकिन अब जो फैसला किया है उससे वाकई कोई फायदा हो सकता है? इसका सिर्फ एक हल है। जब मुशर्रफ दौर में ये मुनाफे में जा रही थी ना तो उस वक्त जनरल कयूम साहब इसके सरबराह, तो उनसे किसी ने पूछा कि जनाब ये कैसे थी मुनाफे में गई, तो उन्होंने कहा मेरी सिंपल रेसिपी थी, मैंने कोई सियासी मुदाखलत नहीं होने दी, मैंने मेरिट पे काम किया, ये मुनाफे में चली गई है। भाई अगर एक जनरल यहाँ पे 3 साल इसे मुनाफे में चला सकता है तो दूसरे लोग क्यों नहीं चला सकते? तो आप समझते हैं कि इसको मुनाफे में चलाया बिल्कुल जा सकता चलाया जा अगर सकता वो जॉइंट वेंचर के साथ भी किया जाए? मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह भी चलाया जाए इस मुनाफे में चलाया जा सकता है, ये साबित हो चुका है। लेकिन हिलाली साहब जो लोग फारिग हो रहे हैं उनके हवाले से बड़ी तनकीद हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जी आपने 9000 बंदे कोरोना के टाइम पे फारिग कर दिए हैं, पहले ही इतनी बेरोजगारी है, तो सर इस पर आप क्या कहेंगे? हालांकि वैसे उन्हें अच्छा पैकेज तो दिया जा रहा है, 23 लाख रुपए शायद हर एक के। समीना 9,500 लोग जो हैं वो फारिग, उनको गोल्डन हैंडशेक मिल रहा है, जिसमें से मैं आपको बताना चाहता हूँ 4 या 4,500 जो हैं, जो भी नई कंपनी आएगी उनको इन लोगों को फिर से रिक्रूट करना पड़ेगा, इसलिए कि इनसे बेहतर कुछ वो मिल के बारे में नहीं जानते हैं। तो इनके लिए तो एक बड़ा अच्छा सा एक अपॉर्चुनिटी है। एक तो गोल्डन हैंडशेक लेके पता नहीं 18 या 23 लाख से आप निकल जाएं, और जब नए लोग आएंगे वो पहले तो वो भी रिक्रूट करना चाहते हैं और वो आपको पूछे, आपसे इंटरव्यू करेंगे, एंड इफ यू अगर आप पास कर गए तो दे हैव उनको एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो। मगर देखिए पॉलिटिसाइजेशन का हद क्या है, ये और PIA को ये पॉलिटिकल पार्टीज ने तबाह कर दिया है। आज आपको मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बताऊं कि जब PPP आई तो एक पीपल्स यूनियन था उधर, जब PPP चले गई तो एक नून लीग का यूनियन बन गया, और आज यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो के इंसाफ वर्कर्स यूनियन इज द ट्रेड। ये भी बड़े पॉलिटिक्स खेलते रहे ये जो वर्कर्स हैं। भाई 5 साल घर पे बैठ के 30 करोड़ इनका महीने का बिजली का बिल और 40 करोड़ इनके सैलरीज होते थे। मैं तो कहता हूं कि स्वीडन में 6 महीने तक स्वीडिश गवर्नमेंट जो आदमी को निकालती है उसको कुछ मदद करती है, एंड दैट इज द मोस्ट प्रॉस्परस कंट्री इन द वर्ल्ड। इधर तो 5 साल हम इनका बिल उठाते रहे, तो इससे बेहतर क्या फैसला हो सकता है कि खुदा के लिए जल्दी और उन्हें बिल्कुल फारिग नहीं किया जा रहा, उन्हें बहरहाल कुछ पैसे देके फारिग किया जा रहा है जिससे वो अपना कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, अच्छी खासी एक अमाउंट भी। और गवर्नमेंट इज यूजलेस इन बिजनेस, बेकार है बिजनेस में गवर्नमेंट। छोड़ो PIA, छोड़ो ये छोड़ो, तुम लोग चला नहीं सकते हो। ये मारी गैस छोड़ो, OGDC छोड़ो, अब तक तो तुम लोगों ने इतना नहीं सीखा है कि ऑयल
सी में जाके ड्रिल करें। इतने साल हो गए ओजीडीसी पे, फिर भी किसी को किराए से लाना पड़ता है। देखिए बात यह है कि गवर्नमेंट इज नॉट सेट अप फॉर डूइंग बिजनेस। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये बेच नहीं रहे। अगेन आई से बेच नहीं रहे, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। आप जो बात कह रहे हैं, मैं हमाद अजहर साहब की जुबानी भी जरा सुना दूं। इमरान साहब, मैं आपका कमेंट लेती हूँ। हमाद अजहर साहब ने केस कैसे रिप्रेजेंट किया है? क्या बेचा जा रहा है? क्या प्रॉब्लम्स थी? क्या ग्राउंड रियलिटीज थी जिसकी बिना पर ये डिसीजन लिया जा रहा है? जरा उन्हीं की जुबानी। जो प्राइवेटाइजेशन का हमारा प्लान है वो सिर्फ जो कोर स्टील मिल के ऑपरेशंस हैं जो तकरीबन 1800 एकड़ ज़मीन के ऊपर हैं उसको लीज आउट करने का है, और स्टील मिल के जो मशीनरी है वो इस हिस्से के ऊपर लगी हुई है। इसके अलावा तकरीबन 17 से 18 हज़ार एकड़ है वो पाकिस्तान स्टील मिल कॉरपोरेशन की मलकियत में ही रहेगा। सिर्फ कोर ऑपरेशन है और उन्होंने सारा बता दिया है। आप क्यों परेशान हो रहे इमरान साहब? और जो लोग फारिग तो नहीं हो रहे, उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, उसका बिजनेस कर सकते हैं, और जैसे कि लाली साहब ने कहा उन्हें हो सकता है दोबारा भी एडजस्टमेंट कर ली जाए उनके साथ। समीना, पूरी दुनिया में ना गोल्डन शेक हैंड के कुछ असूल होते हैं जो मैंने नहीं बनाए। होता क्या है, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट इस तरह से प्राइवेटाइज करते हैं या किसी के हवाले करते हैं, तो उसके बाद वो जो नई मैनेजमेंट आती है वो जो मुलाजमीन होते हैं उनके साथ गोल्डन शेक हैंड करती है, क्योंकि वो जो सुन लें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक ऐसा अनोखा काम हो रहा है जिसमें आप पता नहीं क्या भी फिशी ट्रिक कर रहे हैं, किसको नवाजने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले आप लाइबिलिटीज सारी पूरी कर रहे हैं। यानी आप खुद ये जो पैसे दे रहे हैं 23 लाख से 70 लाख तक, औसतन 23 लाख फी बंदा मिलेंगे, लेकिन कुछ लोगों को 70 लाख तक भी मिलेंगे। आप पहले गवर्नमेंट की तरफ से जो भाई 25 करोड़ रुपया तो आप महाना खर्च कर रहे हैं। इतने होशरुबा हकाइक है ना, अगर ये फिगर्स को देखें, जिसकी हद कोई नहीं। 5.5 साल से आपने बिठा के उनको तनख्वाहें दी हैं, अब भी आप उन्हें कह रहे हैं जी हम आपको पैसे दे के वो करेंगे। भाई ये तो क्या अभी है, तो वो पैसे दे के कर रहे हैं तो इतनी तनकीद हो रही है, बगैर पैसे दिए करेंगे तो बात तो असूल की होनी चाहिए ना। इमरान खान साहब से तो ये हमें उम्मीद थी कि वो आके जैसे पिछली हुकूमतें करती रही हैं उसी तरह से सरकार अवाम के पैसे को इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आगे सोच समझ के चीजें करेंगे। हाँ। अब इसमें यह है कि आपने यहाँ पे इतना कुछ कर लिया और अब किसको ये देने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से। अभी लाली साहब ने जो कहा ना कि कितना शफाफ वो होगा, लोग तो ये भी इतराज कर रहे हैं कि स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने का ऐलान एक ऐसे वजीर ने किया जो खुद एक स्टील मिल का मालिक है। अच्छा। भाई बात ये है कि इनके अपने बिजनेस तो कामयाबी से मैं तो कहती हूँ शरीफ फैमिली को दे दें, उनकी अच्छी स्टील मिलें चलती हैं, ये भी चला देंगे। बात शरीफ फैमिली की या किसी की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि इनके अपने प्राइवेट बिजनेस तो बंद नहीं होते, वो तो नुकसान में नहीं जाते। वही तो कह रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ उन्हें दे दें, वो बढ़ते चले जाते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। और जो सरकारी चीजें हैं, सरकारी एसेट है, वो नुकसान में हर गुजरते दिन के साथ वो नुकसान में चला जाता है। तो चलें जी, अब देख लेते हैं आखिर बकौल हिलाली साहब फैसला अच्छा, लेकिन वही बात है कि सिर्फ फैसला अच्छा कर लेना ज़रूरी नहीं है, उसको सही तौर पर अमल दरामद भी उस पर करवा देना ये बड़ा ज़रूरी है। कितना ट्रांसपेरेंट होता है ये, और क्या वाकई इससे स्टील मिल जो है वो मुनाफा बख्श इदारा फिर से बन जाएगी या नहीं। जो लोगों के खदशात हैं वो सही से दूर होना बड़े ज़रूरी हैं। नाज़रीन, इसी पॉइंट पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे आपको कि शहबाज शरीफ साहब आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं हो सके। एक ब्रेक के बाद शेख रशीद अहमद साहब ने ईद से पहले ही कह दिया था जनाब बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, और हमने देखा कि किस तरह से एक दिन अचानक से नैब की टीम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनकी रिहाइशगाह पहुंच गई और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हमने देखा पुलिस भी मौजूद थी, लोग भी आ गए थे। काफ़ी देर ये सारा स्क्रीन्स पर तमाशा चलता रहा और आखिरकार काफ़ी घंटों बाद, तकरीबन 3 घंटे गुजर गए थे, जिसके बाद ये पता चला कि जी नाकाम हो गई नैब की टीम उन्हें गिरफ्तार करने में। शहबाज शरीफ साहब तो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। आखिर ये सब किस्सा हुआ क्या, क्यों कर शहबाज शरीफ साहब को नैब की टीम गिरफ्तार ना कर सकी, शहबाज शरीफ साहब नैब के सामने पेश होने से क्यों हिचकिचा रहे हैं, और लाहौर हाई कोर्ट से अब जो उन्हें जमानत मिल चुकी है इसके बाद क्या होगा आने वाले दिनों में। बहुत सारे अहम सवालात हैं जिन पर अब बात करनी बड़ी ज़रूरी है। और मुझे मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो सवाल इस वक्त इमरान साहब सबके जहनों में गूंज रहा है वो ये है कि आखिर क्या वजह हुई कि शहबाज शरीफ साहब ने कौन सी सुलेमान की सुलेमानी टोपी पहन ली थी कि वो नज़र नहीं आए नैब को। हुआ क्या, कोई वाकफाने हाल बताते हैं कुछ?
समीना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि नैब की टीम वहां शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने के लिए गई ही नहीं थी, तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर हम कहेंगे कि अल्लाह ही अल्लाह। अब सुन ले, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारे वाकफा ने हाल ने जो स्टोरी सुनाई है उसके मुताबिक मामला ये है कि जैसे ही ये मामला हुआ और ये तय किया गया कि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया जाए, तो शहबाज शरीफ को एक टेलीफोन कॉल रिसीव हुई। अच्छा। हाँ जी, और नैब के ऑफिस से हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक नैब लाहौर के एक आला अफसर ने मियाँ शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और उन्हें मुतला किया कि जनाब एक टीम आपकी गिरफ्तारी के लिए हम भिजवा रहे हैं, इसलिए आप जो कर सकते हैं वो कर लें। सीरियसली? जी बिल्कुल। आप ये बात बकायमी होशो आवाज़ बता रहे हैं? बकायमी हवास ही आपको कह रहा हूँ कि हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक एक आला अफसर की तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ को ये बताया गया कि हम टीम भिजवा रहे हैं आपकी गिरफ्तारी के लिए। यानी घर के भेदी नहीं लंका ढाई हुई है। पीटीसी नंबर से कॉल किया गया और उनको बताया गया कि जनाब तगड़े हो जाओ। सीरियसली? हाँ जी। और उसके बाद जिस अफसर को भिजवाया गया, मैं आपको ये भी बता दूं कि एक आला अफसर के जिस कार खास को गिरफ्तारी के लिए भिजवाया गया ये वही साहब हैं, हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक ये वही अफसर हैं जिन पे नैब की हिरासत के दौरान मोहतरमा मरियम नवाज को टेलीफोन देने का भी इल्जाम लगा था। और आपको याद होगा कि फिर मरियम नवाज से एक टेलीफोन वहां पे बरामद हुआ था जिसकी सारे मीडिया में रिपोर्टिंग भी हुई थी। तो ये वही कारे खास हैं उस आला अफसर एक बंदा है। नैब को बहुत बड़ी, वैसे आप बात कर रहे हैं, नैब को सोचना पड़ेगा ही, उन्हें पता है कि ये बंदा जो है मौजूद है। समीना, अगर मुझे पता है, आपको पता चल गया है, पूरी दुनिया को पता चल गया है, तो क्या उनको नहीं पता? मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि उन्हें ये पता था और मियां शहबाज शरीफ को जब ये बताया गया, ठीक, तो फिर उसके बाद हमारे इसराइल ने तो यहाँ भी कहा कि जब वो कारे खास वहां पे पहुंचे, जब नैब की टीम वहां गई 6H मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रहायशगाह पे, तो मियाँ शहबाज शरीफ के घर का जो अंदरूनी हिस्सा है फैमिली वाला, वहां पूरे घर की उस तरह से तलाशी भी नहीं ली गई। जी हाँ, ये खबर आई है कि एक कमरे तक ही बस वो बैठे हैं। वहां उस तरह से पूरी तलाशी भी नहीं ली गई। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ एक और दावे से कह रहा हूँ, मेरा चैलेंज है कि जो अफसर उस वक्त वहां पे छापे के लिए गए थे, जिनको वहां जाती उमरा की तरफ भिजवाया गया था, अगर वो जाती उमरा का सिर्फ पूरा नक्शा ही बता दें, ये एक्सप्लेन कर दें कि वहां कितने कमरे हैं, किस घर में कितने नंबर पे कौन सा घर है, कितने कमरे, फिर भी आप जो कहेंगे मैं जुर्माना दूंगी। चलें यहीं पे होल्ड ऑन कर दें। आपने बड़े इंकिशाफात कर दिए हैं, तो मैं जरा थोड़ा इस पे सांस भी ले लूं। अच्छा, फिर आगे मैं दोबारा भी आती हूँ। हिलाली साहब, मुझे आपसे ये जानना है सर, ये बता दें कि अगर नैब की टीम गिरफ्तार करना ही नहीं चाहती थी शहबाज शरीफ साहब को, आपको भी क्या ऐसा ही तासुर मिला? और अगर नहीं करना चाहती तो फिर किया क्यों ये सारा ड्रामा? ये सब करने की वजह क्या थी? समीना, आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ वापस आ रहे थे, मैंने आपको कहा था कि ये वापस इसलिए आ रहा है कि या तो ये इसको नेशनल गवर्नमेंट में हिस्सा लेगा या ये इमरान खान का रिप्लेस करेगा, प्लान बी है। अच्छा, जब वो वापस आए तो वो नेशनल गवर्नमेंट भी नहीं बनी और प्लान बी अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो आया कोई शर्तें पे नहीं आया, बिल्कुल शर्तें थे। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान याकूब कि ये जो हुआ, मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि एक 4 घर हैं मॉडल टाउन्स में जो इंटरकनेक्टेड हैं, और वो 4 घर ये शरीफ फैमिली के घर हैं मॉडल टाउन में। एक घर से दूसरे घर आप जा सकते हैं विदाउट कमिंग आउट ऑफ द हाउस, उससे बाहर आपको निकलने की जरूरत नहीं होती। ये नहीं है कि गेट से जाएं और मेन दरवाजे से जाएं। तो ये नैब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नैब का टीम तो शायद एक कमरे में जाया, उसके बाद गया ही नहीं, और फिर वाकई फोन आया और वाकई उनको कहा गया कि ले ऑफ। देखिए, इनके साथ एक डील है, मैं कहता रहता हूं एक डील है। वो डील मीन्स के जेल वो ना जाए। उसका डील का मतलब ये नहीं है कि ये जितने ये जो फॉरेन अकाउंट, ये जो फेक ट्रांसफर्स ऑफ पैसे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनको जवाब इन पैसों का ना दें फिर भी वो बच जाएं। नो, मगर अच्छा, ये जरूर है कि इनको और तंग नहीं किया जाएगा इन चीजों में, अरेस्ट और ये और वो। तो कहने की बात ये है कि द डील इज ऑन। देखिए, प्लान बी तो हर वक्त होता है कि नहीं समीना?
होता है कि नहीं? अगर प्लान बी होता है, व्हाट कैन बी द मोस्ट इजी प्लान बी? कि वो है कि मेजॉरिटी चेंज हो जाए, पीटीआई की मेजॉरिटी चले जाए और जो कोalition पार्टीज हैं वो चाहे दूसरों को वोट दे दें। लेकिन इस वाक़ये को इस बात से कैसे रिलेट करेंगे? सुने हिलाली साहब, अभी तो और बहुत सी बातें उसी दिन की जो अभी मजीद मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, मजीद इंकशाफात करने के लिए। चलिए जरा सुनते हैं। बात ये है कि बात यही खत्म नहीं होती, बात यही खत्म नहीं होती। आप ये जरा ज़हन में रखें कि उस दिन जब नैब ने वहां पे छापा मारा और अगले दिन मियां शहबाज शरीफ ने जमानत करवाई, तो उसके दरमियान जो रात भी एक रही है। हाँ, वो रात कहाँ दे रहे? अब ये मैं आपको ये अभी नहीं बताऊंगा। शहबाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी एक दोस्त ने जब शहबाज शरीफ साहब से ये पूछा कि मियां साहब उस दिन आप नैब जब आई तो आप गिरफ्तार तो नहीं हुए, तो आप रात कहाँ पे रहे? अब अगला इस पे मैं हिलाली साहब मेरे वाकफा ने हाल जो है ना वो जब बताएंगे तो मैं अगले दफा आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि वो रात उन्होंने एक सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट के घर में गुजारी या एक बहुत बड़े वकील के घर में गुजारी। अच्छा, कहां पे वो रात रहे? और ऐसी जगह पे जहां पे पुलिस नहीं जा सकती थी। उस वक्त ये कहा गया कि शायद उनको पुलिस की हमदर्दियां भी हासिल हैं। आप पुलिस की हमदर्दियों को तो छोड़ दें, असल में घर की हमदर्दी हासिल है। असल में घर के बेदी ने लंका ढाई और उनको जिस अंदाज में ये बताया गया, जिस अंदाज में पहले से वार्न कर दिया गया कि ये काम होने जा रहा है, तो उन्होंने फिर ये सारा उस तरह से प्लान कर लिया। लेकिन जो हिलाली साहब बात कर रहे हैं प्लान के बारे में कि ये प्लान बी की वजह से, लेकिन हिलाली साहब मैं थोड़ा सा ये जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि जो आपने प्लान बी बताया कि ठीक है रिप्लेसमेंट के तौर पर भी और एक ऑप्शन है अभी तक शहबाज शरीफ साहब, लेकिन इस वाकये को आप इससे कैसे रिलेट करेंगे सर? फिर ये सारा करने की मकसद क्या था? हीरो बनाया गया शहबाज शरीफ साहब को? मकसद ये था समीना, बात सुनिए, ये आदमी वापस आया है कोरोना के लिए नहीं वापस आया, अपने आप को गिरफ्तारी देने के लिए नहीं वापस आया, पार्टी की मोराल बूस्ट करने के लिए नहीं आया। इस पार्टी बिलोंग्स टू हिम एंड हिज ब्रदर। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इस पार्टी का लीडर अगर जब तक वो दो हैं कोई और हो सके या मरियम ना हो। आया ये इसलिए है कि उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ये एक ऐसा मौका है पाकिस्तान को इस स्टेज ऑफ हिस्ट्री में कि हम चाहते हैं कि यूनाइटेड गवर्नमेंट हो, अ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी हो। मगर इमरान खान साहब वॉज नॉट एग्री। अगर इमरान खान को भी तो रखना है उस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी में, आप उनको खुश करके इनको तो खफा नहीं कर सकते। दोनों को रहना है और दोनों का इस वक्त कोई एग्रीमेंट कोई है ही नहीं। तो इसलिए ये सब हो रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप हर वक्त जेल के अंदर डाल दें। देखिए इसको इंटरिम बेल मिला है, इंटरिम बेल मिला है 9 तारीख तक। 9 तारीख को अगर वो मालाफाइडेस, अगर कोर्ट ने कहा कि 28 मई को तुम्हारा वारंट इश्यू हुआ था मगर तुम्हें 30 या जून या जो 17 जून तक मिली है, 17 जून तक सर मिली है, बुलाया है, इसका मतलब ये था समीना कि ये छुपाना चाहते थे कि अरेस्ट वारंट उन्होंने इश्यू किया है, उसी वक्त उसको अरेस्ट करते क्वेश्चनिंग के बाद। मगर अगर इसको अरेस्ट करना चाहते थे, आप मुझे एक चीज बताएं, जब ये घर के बाहर से निकला तो उधर अरेस्ट कर सकते थे। जब ये रोड पे था फिर भी उसको अरेस्ट करते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल ठीक, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट जाने दिया। बिल्कुल ठीक। तो ये शुरू से ही नजर आ रहा है कि अरेस्ट करना मकसद ही नहीं था। एक ब्रेक ले लूं जरा, ब्रेक का टाइम हो गया। एग्जैक्टली, मैं समझ गया आपकी बात। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ब्रेक पहले लेना चाहती हैं तो ब्रेक ले लें। मैं ब्रेक ही लेना चाह रही हूँ। चले जी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से आकर ये सनसनीखेज इंकशाफात का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जो शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का मामला था उस पर हमने काफ़ी गुफ्तगू की है, काफ़ी होशरुबा इंकशाफात भी इमरान साहब ने सामने रखे। लेकिन इमरान साहब, क्या हम सब इतने हैरान भी हो रहे हैं, आपने इतनी अंदर की खबरें भी दे दी हैं, तो कोई ऐवान इक़्तिदार में कोई हलचल नहीं हुई कि भाई ये सब क्या हो रहा है, गए क्यों थे, लेके क्यों नहीं आए, क्या हुआ? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं तो बिल्कुल हैरान नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात ये कि इक़्तिदार के जो ऐवान हैं उन तक ये बात पहुँच चुकी है और
साहिब इक़्तिदार को ये रिपोर्ट भी मिल चुकी है कि ये वाकया सारा इस तरह से हुआ है। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि 2-4 दिनों में आप इंशाल्लाह इस पे कोई एक्शन भी देखेंगी और हमारी बात जब सच साबित होगी तो हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर भी करेंगे कि देखें जनाब ये हमने कहा था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा लाली साहब, बिल्कुल वक्त खत्म है, मैं आपसे सिर्फ ये ज़रूर पूछूंगी चीज़ कि आपको कि अब सर नज़र क्या आ रहा है, इन आगे कोई इस सारे मामले में इनको गिरफ्तार किया जाएगा या आपको लगता है कि बस ये थोड़ा सा बिल्ली चूहे का खेल चलेगा अभी? देखिए, ये डील जो हुआ है, इस डील में ये कोई रिकग्निशन नहीं है कि ये आदमी इस फेक अकाउंट के थ्रू पैसे बनाएं और इनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो। ये डील में नहीं है, ये कोई अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। तो अगर वाकई ये जो लोग पैसे रिसीव करें, जो इनके नौकर हैं, इनके हाथ ये पता चले कि वाकई ये इन्होंने दिला रहे थे पैसे या इनका उस पर कॉम्प्लिसिट थे, तो फिर मेरे ख्याल में कोई ऐसा डील नहीं है जो इनको बचा सकता है। मैं नहीं समझता कि एनीथिंग जो भी वो करे इस वक्त उसको छुएगा कोई नहीं। विद इन रीजन पुरानी बातें ठीक है, मगर नए क्राइम्स के लिए ही मस्ट फेस द देखना पड़ेगा। ठीक है, चलें जनाब, वक्त हमारा खत्म हो गया। थैंक यू सो मच और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मिलेंगे, फीडबैक दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह।